फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे एडिटोरियल्स में, और ये लास्ट एडिटोरियल्स है 2023 का, और लास्ट करेंट अफेयर्स भी है। कल से हम लोग जनवरी 2024 से स्टार्ट कर देंगे। तो 464 टू 467, 464 देखो टेलीकॉम बिल। इससे पहले हम लोग बहुत सारा बिल देख रहे थे ना स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग देखे थे ना उसका पोस्ट ऑफिस वाला बिल, उसमें भी देखे थे कि बहुत सारा कंटेशियस इशू है, उसमें भी सर्वेलेंस स्टेट बनने का बात था। तो सिमिलर प्रपोजल तुमको यहाँ पे भी नजर आएगा कि जो टेलीकॉम बिल है कहीं ना कहीं उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, और जो दायरा बढ़ा दिया गया है तो इसलिए जो क्रिटिक्स है ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार फिर से सर्वेलेंस स्टेट क्रिएट करना चाहती है। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने वेलकम किया इस चीज़ को, बहुत सारा लूपहोल्स है इस बिल में, तो समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा एडिटोरियल है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। 465 देखो, 465 में जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ है, जान रहे हो ना, 3 सिविलियन डेथ हुआ वहाँ पे, और बाहर से आया एम्बुश किया, बाहर से आया मिलिटेंट्स लोग है ना, मारा। अब वो मारने के चक्कर में आर्मी लोग गया वहाँ पे अटैक करने के लिए गया, तो वहाँ का सिविलियन लोग को उठाया, अब बेचारा 3 सिविलियन मर गया। तो इसलिए जो वहाँ का जो जगह है ना, वहाँ पे ना इंडियन आर्मी को लेके बहुत नफरत हो गया। तो ये तो चाहता ही है मिलिटेंट्स लोग, टेररिस्ट लोग चाहता ही है कि इस तरह का वहाँ का लोकल जो सपोर्ट है वो आर्मी को ना मिले। तो इसलिए हमारे आर्मी को भी, हमारे गवर्नमेंट को भी ठीक से काम करना चाहिए वहाँ पे। इस तरह यदि सिविलियन डेथ होगा तो फिर अच्छा नहीं है कंट्री एज अ होल, उसके लिए। 466 देखो मालदीव्स में, ध्यान दो ना मालदीव्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मालदीव्स में मुजू करके आया कि नहीं आया ये जो मुजू आया है तो ये प्रो चाइनीज है, एंटी इंडियन है, क्योंकि इसका जो कैंपेन था इलेक्शन में पूरा इंडिया का अगेंस्ट ही उठा था ये, कि इंडिया को आने नहीं देंगे, इंडिया का वैसे सोवेनिटी खराब हो गया मालदीव्स का। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट तुमको दिखेगा कि जो हाइड्रोग्राफी जो तुम्हारा हो रहा था, हाइड्रोग्राफी रिलेटेड सर्वे जो हो रहा था, तो इस बार रिन्यू करना था 2024 में, इसने बोला कि रिन्यू नहीं करेंगे। देखो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया वहाँ पे। तो देखते हो ना, कायदे से हमारा जो नेबरिंग स्टेट्स है उसमें हमें बाय पार्टीजन सपोर्ट मिलना चाहिए था, बट बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं है। हमें दिक्कत ये है, जैसे बांग्लादेश में देखो शेख हसीना है तभी इंडिया को फेवर मिलेगा। हमने श्रीलंका में भी यही केस देखा, मालदीव्स में भी यही देखे हम, नेपाल में जान ही रहे हो, नेपाल में भी सिमिलर सिचुएशन है, पाकिस्तान छोड़ो दूर हो गया है ना। तो स्थिति ठीक नहीं है। लास्ट वन देखो, वो जानते हो वही ट्रेड वार, यूएसए ने बोला कि एआई टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे, तुमको नहीं देंगे। तो चाइना ने बोला कि जो रेयर अर्थ मेटल्स पे जो हमारा पूरा कंट्रोल है 60-70%, हम भी तुमको नहीं देंगे। तो रिटेलिएशन मेजर तुम देख सकते हो यहाँ पे, और ये 2 कंट्री का असर बाकी कंट्री पे पड़ता है। तो चारों एडिटोरियल में ग्रेविटी है, समझ गए ना, चारों एडिटोरियल बड़ा एडिटोरियल है स्टूडेंट। तो सो लेट्स बिगिन with 464. Telecom bill widened the ambit. Critics say it dilutes the encryption, stifles innovation. ये तुम्हारा एडिटोरियल है। ये जीएस पेपर 3 का सिलेबस होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू पेपर में आया था 24 दिसंबर को स्टूडेंट। सो यहाँ पे देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन बिल। अब देखो इस बार जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है, इससे पहले बहुत सारा हमारे पास लॉ था, बहुत सारा एक्ट था। ये जो भी हमारे पास एक्ट था सबको सब्स्यूम कर दिया गया, समझे। तो हमारे पास 3 इस तरह का पुराना वाला लॉस था, आर्काइक लॉस था। एक तुम्हारा टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 जो देख रहे हो इतना पुराना। दूसरा था हमारे पास इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 जो कि 100 साल पुराना हो जाएगा, समझे। और टेलीग्राफ वायर्स जो कि 1950 में बना था। ये तीनों जो एक्ट है सबको रिप्लेस कर दिया ये टेलीकम्युनिकेशन बिल ने, समझ गए ना। पहला ये है। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि इसमें कोशिश किया गया कि जितने भी वायरलेस नेटवर्क है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, सबको इस टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जोड़ा जाए। और अब देखो पहले क्या था कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, अब इस टर्मिनोलॉजी को भी चेंज कर दिया गया। अब लाइसेंस नहीं बोला जा रहा, अब ऑथराइजेशन बोला जा रहा है, सरकार से परमिशन का बात किया जा रहा है। पहले क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, अब क्या है, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी में भी चेंजेस है।
तो इसलिए लिखा गया कि इट एम्स टू कंसोलिडेट द लॉ फॉर वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क का मतलब क्या है? जो फोन में हम बात करते हैं, व्हाट्सएप जो करते हैं, एंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस एंड परमिट्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। जो भी लाइसेंसिंग वाला जो व्यवस्था था, तो एक तो लाइसेंस वाला व्यवस्था, वो जो वर्ड है उसको खत्म कर दिया गया, अब क्या बोला गया? ऑथराइजेशन बोला गया है। तो इसका जो एम्बिट है, इसका जो स्कोप है टेलीकम्युनिकेशन बिल का बहुत बड़ा है स्टूडेंट। और जितने भी ऐप्स होगा, इंटरनेट का जितना भी ऐप होगा, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और यही कारण है कि इससे पहले जो 3 लॉस थे भारत में, सबको रिप्लेस कर देगा। ये बात समझ में आ गया ना? और देखो है तो इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि हर पॉइंट में समझाऊंगा, मगर तुम लोग को यदि टेक्निकल चीज समझाऊं तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं बहुत ही लेमन पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। और समझते जाओ, अच्छे समझते जाओ, नहीं तो इसमें जो वर्ड सब है ना, बहुत तगड़ा तगड़ा वर्ड सब है। अब यहाँ पे समझो, जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है 2023 का, इसका सैलेंट फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ रखा गया है, क्या क्या चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखो इसमें बोला गया कि ऑथराइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि लाइसेंस वाला बात नहीं होगा, इसमें ऑथराइजेशन शब्द का बात होगा। अब देखो स्टूडेंट, जो हाँ नीलामी जो होता है, नीलामी समझ लो, ऑक्शन जो होता है, अब कहा गया कि जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा 2 तरीके से हो सकता है, समझे? एक तो ऑक्शनिंग हो सकता है, जैसे ऑक्शन होता है, नीलामी लगता है, और दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से हो सकता है। तो बहुत सारा चीज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के अंदर डाल दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यानी कि नीलामी नहीं होगा इसका ऑक्शन, यानी कि दो तरीके से स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जा सकता है। एक क्या है तुम्हारा? ऑक्शन से, नीलामी से, और दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिल का, समझे ना? क्या है कि ऑक्शनिंग भी हो सकता है, दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में बहुत सारा चीज जोड़ा गया है इसमें। तो कहने का मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारा चीज तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में डाल दिया गया है। इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा यूज करना, नंबर 1। दूसरा क्या है? देखो इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे, देखो अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जब हम टेलीकम्युनिकेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आता है, नहीं? हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी पे उतना प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। तो इसमें बताया गया कि इसमें एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कैसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिछाया जाए, लगाया जाए, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी कंट्री कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो देखो इससे बहुत खुश हो गया टेलीकॉम इंडस्ट्री वाला लोग सब कि हाँ भाई, सबसे बड़ा जो हर्डल था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का बात था, सरकार ने ये चीज दे दिया, इसलिए बहुत खुश है टेलीकॉम इंडस्ट्री सब, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगाना बड़ा मुश्किल चीज है, समझ रहे हो ना? तुम बोले घर के, तुम्हारा घर के पास लगाएंगे तो हम लोग तो अपोज कर ही देंगे। मैं यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए, तो इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले लोग बहुत खुश है। तीसरा देखो, हाँ ये विवाद वाला चीज है, इसमें यह बोला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के नाम पे सरकार क्या कर सकती है? बहुत सारा मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है। जाओ फिर से वही प्रॉब्लम, इससे क्या होगा? सर्वेलेंस स्टेट बनेगा, समझ रहे हो? सर्वेलेंस स्टेट बनेगा, और इसमें नेशनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन तो कभी मिलेगा नहीं तुमको, है ना? पब्लिक सेफ्टी का डेफिनेशन तो कभी मिलेगा नहीं तुमको। पेगासस का इशू क्या हुआ जानते हो? इससे पहले तुम्हारा ये जो बिल आया था पोस्ट ऑफिस वाला, इसमें भी तो यही प्रॉब्लम था। तो देखो सर्वेलेंस स्टेट बनने का वो कगार पे है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को सस्पेंड भी किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट बैंड होता है ना स्टूडेंट, इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है ना, तो ये भी सरकार का हाथ में आ गया है। सरकार पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है, अब इसमें पूरा ऑथराइज कर दिया गया कि वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को सस्पेंड भी कर सकती है। एट द सेम टाइम एक्सट्रीम कंडीशन में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क के ऊपर पोजेशन भी कर सकती है, कंट्रोल भी करके अपने जेब में रख सकती है। ये बहुत बड़ा चीज है, आ रहा है समझ में? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को पोजीशन भी कर सकती है सरकार इमरजेंसी के टाइम में, यदि सरकार को ऐसा लगा तो। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये अपने आप में बहुत विवादित चीज है। आ रहा है समझ में तुम लोग को ना? बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पे क्रिटिक्स लोग ना आपत्ति जताएंगे कि नहीं ये गलत चीज हो रहा है, बात समझे? अब देखो इसमें, हाँ इसमें ये भी बोला गया है कंज्यूमर का कैसे प्रोटेक्शन हो। देखते हो ना, कॉल उल आता है ना, फालतू फालतू का मैसेज सब आता है ना,
ताकि फालतू का कॉल और मैसेज ना आए, यानी कि प्रायर कंसेंट से, बिना मेरे परमिशन से कॉल नहीं आएगा, बिना मेरे परमिशन से मैसेज नहीं आएगा, ये भी प्रावधान है। चलो ये तो ठीक किया। देखो आलतू फालतू लोग का फोन आ जाता है, फ्रॉड सब का फोन आ जाता है, तो उसको ठीक करने का बात किया गया। देखो यहाँ पे लिखा गया है, इट ऑल्सो स्टेट दैट रूल्स विल बी फ्रेम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स विद द सेटिंग ऑफ ए डू नॉट डिस्टर्ब, समझे, रजिस्टर टू इंश्योर दे डू नॉट रिसीव ए स्पेसिफाइड क्लास ऑफ मैसेजेस विदाउट प्रायर कंसेंट। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? हाँ, आगे देखो, आगे क्या है। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन का दायरा, देखो टेलीकम्युनिकेशन का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है विद्यार्थी। इसमें ओवर द टॉप सर्विसेज, यानी कि OTT, OTS है ना, OTT वाला है कि नहीं बताओ तो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल सर्विस, सब तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन के डेफिनेशन में आ गया है। यानी कि तुम मोबाइल फोन चला रहे हो बच्चे लोग, सब तुम्हारा इस बिल के अंदर आ जाएगा, समझे। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन में क्या डेफिनेशन दिया गया है, ट्रांसमिशन, इमिशन और रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेज, चाहे वो वायर के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, चाहे वो ऑप्टिकल थ्रू हो, या फिर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू हो, सभी टेलीकम्युनिकेशन के दायरे के अंदर है। यानी कि टोटल जो बात करने का जो हमारा तौर तरीका है, रेडियो, टीवी, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? टोटल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब एवरी इंटरनेट ऐप, जितना भी इंटरनेट ऐप है जो आप गूगल स्टोर से जो डाउनलोड करते हो, सबको ये लॉ फॉलो करना होगा। देख रहे हो इसका एम्बिट कितना बड़ा एम्बिट है, इसका एम्बिट समझ रहे हो, स्कोप कितना बड़ा है इसका। हाँ, इसमें और भी देखते जाओ स्टूडेंट क्या क्या है। हाँ, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यदि स्टार्ट करना चाहता है तो भारत सरकार से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन वही परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस नहीं, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। और यदि मान लो कोई नहीं लेता है, ऑथराइजेशन नहीं लेता है और फालतू का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको 3 साल का कारावास हो सकता है या फिर 2 करोड़ का फाइन हो सकता है। आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल, ये सब चीज समझना है तुम लोग को। अब देखो बिल में क्या बताया गया है। हाँ, ये भी बताया ना स्टूडेंट कि अब जो टेलीकम्युनिकेशन जो दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, 2 तरीके से दिया जाएगा, एक ऑक्शन हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। याद आ रहा है ना तुमको? तो यहाँ पे देखो बिल में कहा गया कि जो सरकार जो देगी स्पेक्ट्रम, वो ऑक्शन के थ्रू देगी। बहुत सारा जो फर्स्ट शेड्यूल में होगा वो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू दिया जाएगा, वही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के थ्रू दिया जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या ऐसा चीज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दिया जाएगा? तो देखो नेशनल सिक्योरिटी, देख रहे हो ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तुमको टेलीकम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के रूप में दिया जाएगा, वो ऑक्शन के थ्रू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, स्पेस एक्स, भारतीय एयरटेल बैकअप, वन वेब जान रहे हो ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट में तुम्हारा जो था यूके गवर्नमेंट प्लस भारतीय एयरटेल के साथ जो था ना हमारा वन वेब वाला, ये सब तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में दे दिया गया है, ये ऑक्शन के थ्रू नहीं है। इसलिए बहुत खुश है टेलीकॉम इंडस्ट्री वाला लोग सब कि भाई अब ऑक्शन नहीं लेना पड़ेगा, अब सरकार से बोलेंगे ऑथराइजेशन मिल जाएगा, बहुत बचेगा हम लोग का पैसा। आ रहा है समझ में ना? तो शेड्यूल 1 में अब देखो क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है वो दूसरा विषय है, मगर आसान कर दिया गया। आ रहा है समझ में ना? आसान कर दिया गया। अब 2 कर दिया गया कि स्पेक्ट्रम का जो होगा 2 तरीके से नीलामी किया जाएगा, एक ऑक्शन के थ्रू किया जाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के थ्रू किया जाएगा। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के थ्रू किया जाएगा, उसका फर्स्ट शेड्यूल में पूरा लिस्ट दिया गया है और उसी लिस्ट में तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे वन वेब का भी दे दिया गया है, इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले लोग देखो किस तरह वेलकम कर रहा है। यहाँ पे देखो जैसे हम बात करें दीपा का, दीपा मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, ये बड़ा हमारा पास वो है एसोसिएशन सब है, तुम्हारा टेलीकॉम इंडस्ट्री सबका ये एसोसिएशन है। और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने वेलकम किया है, बोला कि बहुत अच्छी बात है, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगा स्टेट में, हर स्टेट में सेम ही रूल्स होगा, क्योंकि सेंटर का लॉ है, सेंटर का लॉ पूरा इंडिया में यूनिफॉर्म होगा ना, तो इसलिए बोला कि बहुत अच्छी बात है, समझे, रूल्स और रेगुलेशन सेम होगा, सेम रेट होगा, नंबर 1, इसलिए बहुत खुश है लोग सब। अब बोला कि ये जो नया बिल है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा होगा। वही बात बोले थे ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना बड़ा मुश्किल होता था, और इसमें मैकेनिज्म दिया गया है, इसलिए भी खुश है। तीसरा देखो, तीसरा क्या था कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट में टैक्स करता था स्टूडेंट, बोला टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बनेगा तो उसमें टैक्स बर्डन का आपको कोई टेंशन ही नहीं है, एडिशनल टैक्स ही नहीं लगेगा, उसके लिए भी खुश है।
और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने थैंक यू बोला है गवर्नमेंट को कि आपने जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से एलोकेट करने का प्रयास किया, तो थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है ना? वही जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो दिया जाएगा, ऑक्शन के थ्रू नहीं दिया जाएगा, तो देखो अच्छी बात है। हाँ, एक्सपर्ट का क्या मानना है? एक्सपर्ट का क्या मानना है? क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स बोलते हैं ये जो बिल है ये ड्रकोनियन है। ड्रकोनियन समझ रहे हो ना? बहुत ही खतरनाक है। ये सर्वेलेंस स्टेट बना देगा, ये मास सर्वेलेंस होगा, इंटरनेट शटडाउन बिना कारण का कर सकता है, समझे? और उसमें दूसरा बात है कि यूजर्स का बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन लेगा, बात समझे? तो गलत है, ये राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट है। दूसरी बात है कि इसमें बोला, अब देखो सेकंड नंबर समझना है तो विसल ब्लोअर समझो। विसल ब्लोअर जानते हो ना तुम लोग, कि कोई भी कंपनी में गलत चीज हो रहा है तो उसको उजागर करने के लिए विसल ब्लोअर्स होता है ना, जर्नलिस्ट लोग भी विसल ब्लोअर्स होते हैं, आरटीआई भी एक तरह से विसल ब्लोअर्स का ही एक एग्जाम्पल है। आ रहा है समझ में तुम लोगों को ना? तो यहाँ पे देखो इसमें बोला है कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, वही 50,000 से लेके 25,000 से लेके 1 लाख तक का। मगर देखो विसल ब्लोअर अपना आइडेंटिटी कभी दे सकता है क्या? कभी नहीं देगा, क्योंकि विसल ब्लोअर को डर है। विसल ब्लोअर समझ रहे हो ना, अंदर से जो आदमी है गुप्त रूप में जो काम कर रहा है और कंपनी के बारे में बता रहा है कि देखिए गलत गलत चीज हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे लोग का जान हमेशा खतरे में रहता है। अब बोला कि यदि इंफॉर्मेशन आप गलत दोगे तो आपको इतना इतना फाइन लगेगा, तो विसल ब्लोअर तो कभी भी अपना इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो तो हमेशा एनोनिमिटी में रहेगा। वो अपना इंफॉर्मेशन देखो, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए बोला गया कि 25,000 से लेके 1 लाख रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा यदि आप अपना इंफॉर्मेशन गलत देते हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात देखो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी, भाई इसका डेफिनेशन क्या है जरा बताना हमको, है ना? इस हिसाब से देखो यहाँ पे इंक्रिप्शन हो जाएगा। इंक्रिप्शन समझ रहे हो ना? तो इसके वजह से ना बहुत सारे क्रिटिक्स लोग का आईब्रोज खड़ा हो गया। इसका मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे कि ये गलत है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी सरकार कर लेगी, फिर समझे ये प्रॉब्लम हो सकता है। आगे देखो स्टूडेंट, द गवर्नमेंट देखो, अब देखो गवर्नमेंट बोल रही कि व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन ब्रेक डाउन कर देगी। उसको यदि मैसेज डिकोड करना होगा तो व्हाट्सएप को बोलेगा कि करो भाई इंक्रिप्शन ब्रेक डाउन करो। अब जब तुम कंपनी को बोलोगे, और व्हाट्सएप अपने इंक्रिप्शन के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में, है ना, है कि नहीं बताओ? तो अब जब व्हाट्सएप को बोला जाएगा, सिग्नल को बोला जाएगा इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए, तब ये लोग का जो इनोवेशन है स्टिफल होगा कि नहीं होगा, बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो ये भी बहुत बड़ा टेंशन का बात है। दूसरी बात देखो यहाँ पे, हाँ देखो, हाँ एट द सेम, फर्स्ट तो समझ गए ना कि इमरजेंसी के टाइम में व्हाट्सएप और सिग्नल का इंक्रिप्शन ब्रेक कर सकता है। ऐसे देखो इलीगल सर्वेलेंस शुरू हो जाएगा। और पेगासस में भी यही हुआ था ना, पेगासस में बहुत सारे जर्नलिस्ट अपोजिशन पार्टी लोग का वो किया था ये लोग। आने वाले समय में तो ये तो पूरे खुलेआम करेगा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, पब्लिक सेफ्टी के नाम पे। 5वां नंबर देखो, हाँ स्टेट को और सेंटर दोनों को पावर दिया गया पब्लिक इमरजेंसी के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को कर सकते हो, टेम्पररी पोजीशन कर सकते हो। जैसे इससे पहले बोले थे ना कि इमरजेंसी के टाइम में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन को पोजीशन किया जा सकता है, अब उसके सहूलियत के लिए अभी भी होता है, मैं इसमें ऑथराइज कर दिया गया ये चीज़, समझ गए ना? और हाँ, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस होगा तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तुम्हारा सस्पेंड भी हो सकता है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट? और इसमें ये भी बोला गया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रीवांशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई बात ही नहीं है। यदि मान लो कि जो प्रोसीजर जो सेफगार्ड होना चाहिए वो तो है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कुछ सुझाव दिया है। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल पहुंचा था तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोला था कि सेफगार्ड दो इसमें, क्योंकि इसमें ग्रीवांशियल रिड्रेसल का मैकेनिज्म का कोई बात ही नहीं है, फिर भी सरकार ने नहीं सुना। तो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए स्टूडेंट देखोगे तो इस तरह यदि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज हो तो कहीं ना कहीं सर्वेलेंस स्टेट बन के उभरेगा, समझे ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑनलाइन सेफ्टी वीकन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बिल के वजह से ना अनसर्टेनिटी है। होप से समझ में आ गया होगा, खत्म कर दिए हैं। आगे देखो 465 देखो, 3 सिविलियन डेथ, मिलिटेंट फोर्स द आर्मी टू कमिट राइट्स वायलेशंस, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism। ये 28 दिसंबर को आया था स्टूडेंट हिंदू पेपर में। देखो क्या हुआ, जान रहे हो तुम लोग, न्यूज़ तो पूरा छाया हुआ था ये न्यूज़। देखो क्या हुआ, जैसे ही हमारे 4 जवान शहीद हुए, है ना, जानते हो कि पूंछ राजौरी जो एरिया है
जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमारे 4 जवान शहीद हो गए। उसके बाद आर्मी लोग आया, आर्मी लोग 3 सिविलियंस को ले गया वहाँ पे। आर्मी को लगा कि 3 सिविलियन मिला हुआ है, सिविलियन मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल आदमी, वो 3 सिविलियन को ले गया। वो 3 सिविलियन देखो दिसंबर 22 को मल्टीपल इंजरी के साथ वो डेड पाया गया। तो देखो क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा लोकल पीपल में कि आर्मी ले गया, ये 3 आदमी को मार दिया इसको, यही मैसेज गया। देखो और 5 जो और भी पर्सन्स थे वो हॉस्पिटल में है, सीरियस इंजरीज के साथ है, यानी कि लगभग समझ रहे हो 5+3 लोग का ये हुआ है। दिस 8 persons were picked up। देखो आर्मी इसको पिकअप किया था, क्यों? क्योंकि जब हमारे जवान मरे थे एम्बुश में, क्योंकि पीछे से मिलिटेंट अटैक किया, मिलिटेंट मतलब वही टेररिस्ट ग्रुप सब, जब टेररिस्ट ग्रुप अटैक किए थे तो वो संदिग्ध बोल के ये सब सिविलियंस को ले गए थे, और 3 डेड पाया गया, मल्टीपल इंजरीज है, और बाकी जो 5 है वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। तो इस तरह का यदि मैसेज जाएगा गाँव में, राजौरी एरिया में, तो क्या जाएगा? तो डायरेक्ट बात हो जाएगा ना कि आर्मी सिविलियन को पकड़ पकड़ के मार रहा है, यही जाएगा मैसेज। और यही चाहता है टेररिस्ट ग्रुप सब, समझे? टेररिस्ट ग्रुप चाहता है कि हम पीछे से हमला करेंगे, ये सिविलियन को ढूंढेगा, समझे ना, सिविलियन को ढूंढेगा, सिविलियन को मारेगा, और नेगेटिव मैसेज जाएगा, वहां पे हेट्रेड पैदा होगा, और लोकल पीपल हमको सपोर्ट करेगा, और हम हमदर्दी के लिए जाएंगे, और इससे क्योस मच जाएगा कश्मीर में। आ रहा है समझ में ना? तो इसलिए यहाँ पे हमें फूक फूक के कदम निभाना चाहिए, समझे? ऐसा नहीं कि जो मन हो वो करे, तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। देखो उसके बाद 3 ऑफिसर इंडियन आर्मी का उसको हटा दिया गया अपने पद से, समझे? और देखो जम्मू एंड कश्मीर ने तुम्हारा, जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलिस है उसने भी तुम्हारा FIR कर दिया, आर्मी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, तो बड़ा बात है ना, आर्मी के अगेंस्ट पुलिस कर रहा है, तो मतलब इवेंट, बड़ा इवेंट हुआ है ये, समझ पा रहे हो ना ये चीज? देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 सजेशन दिया गया है, मतलब 2 चीज बताया गया कि ये देखो मिलिटेंट जो है, वही टेररिस्ट जो है, ये कोशिश करता है कि हमारे इंडियन फोर्सेस जानबूझ के राइट्स वायलेशन करे ताकि उसका फायदा उन लोग को मिले। ये टैक्टिक्स है विद्यार्थी, ये जानबूझ के टैक्टिक्स निभाता है ये लोग। तो बोल रहा है कि सच इंसिडेंट, इस तरह का जब इंसिडेंट्स होगा तो जो एक तो देखो जानते हो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड यूनियन टेरिटरी में तो अभी आया नहीं, अभी यूनियन टेरिटरी क्या है तुम्हारा, यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्शन नहीं हुआ है, और उससे पहले ये गतिविधि हो तो लोग का मोरल डाउन होगा, जो वहाँ का सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार के अगेंस्ट हेट्रेड क्रिएट होगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये वाला जो एरिया था ना, ये एरिया मोर पीसफुल था एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली। पीसफुल एरिया में भी देखो ये लोग उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, बात समझे? और काउंटर इंसर्जेंसी होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जानते हो कि वो उधर से आएगा, वो इधर से मारेगा, उधर से वो आएगा, सिविलियन डेथ होगा, और ज़्यादा निगेटिविटी फैलेगा, तो उसीलिए वो किया गया है। तो ये सब चीज़ इस समय ना हमें बहुत ही कॉशियसली होकर काम करना चाहिए, समझ गए ना? क्योंकि उसके बाद यदि हम कॉशियसली नहीं करेंगे तो उसको सपोर्ट बेस मिल जाएगा मिलिटेंट्स लोग को, और मिलिटेंट लोग बोलेगा देखा सिविलियन को मार दिया ना हमारे साथ, तो यदि जनता यहाँ लोकल पीपल यदि मिलिटेंट के साथ मिल जाएगा तो फिर मिलिटेंट को मारना असंभव है। आगे देखो वही सेम चीज है कि क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ फोर्सेस। सबसे बड़ी बात है कैसे, आखिर कैसे मार दिया, कैसे सिविलियन को मार दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। पीपल अब इस पे पीपल लोग बहुत शौक में है कि कैसे मार दिया जम्मू एंड कश्मीर का आर्मी लोग, ऐसे डेथ होगा। और उसके बाद देखो तुरंत जम्मू एंड कश्मीर के देखो पुलिस ने भी रजिस्टर किया केस, FIR किया उसके अगेंस्ट। आर्मी ने भी बहुत जल्दी से एक्शन लेके 3 ऑफिसर्स को निकाल दिया अपने पद से, अब बोला इंक्वायरी कमेटी बनाए, प्रॉमिस कर रहे हैं कि इंक्वायरी बैठाएंगे कैसे डेथ हुआ इसका। तो ये सब जो चीज़ है ना बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसको ना बहुत अच्छे से काम करना चाहिए इस पर। और यदि हड़बड़ा के सिविलियन डेथ होगा तो अच्छी बात नहीं है। एक तो ऐसे ही तुम्हारा यूनियन टेरिटरी है, वो समझ में आ गया ना, वही चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट। आगे बढ़ो, छोटा मॉडल था देखो यहाँ पे 466 देखो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, डेवलपमेंट इन मालदीव्स आर नॉट सरप्राइजिंग। आखिर मालदीव्स में जो भी हो रहा है वो सरप्राइजिंग नहीं है, बात समझे? क्योंकि मूजू जैसा ही आया, न्यू प्रेसिडेंट है ना वहाँ का, तो हमें लगा था कि भाई यही होगा, क्योंकि उसका जो इलेक्शन के टाइम में जो कैंपेनिंग था वो उसमें था, वो एंटी इंडियन कैंपेन चला रहा था, बात समझे ना? तो वो तो स्वाभाविक है, जब जीत के आया तो जो भी मैनिफेस्टो होगा तो वो तो करेगा ही पूरा वो अपना, समझे? ये सब एक्सपेक्टेड चीज हुआ है जो उसने किया है, मूजू ने किया है। तो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन 24 दिसंबर को आया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो मोहम्मद मुजू
अब देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, देखो हाइड्रोग्राफिक सर्वे इंडिया और मॉरिशस, इंडिया जाना जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है। ठीक है, इंडिया को एक्सपर्टीज है इस चीज़ में, एक्सपर्टीज समझ रहे हो ना, इंडिया बहुत ही अच्छा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। तो इस बार रिन्यू होना था 2024 में। इससे पहले देखो, पहले तो ये समझना होगा तुम लोग को कि 2012 से लेके 2018 तक मालदीव्स चाइना के साथ रहा। 2018 में परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, और 2018 के बाद 18 से लेकर 2022 तक वो प्रो इंडिया हुआ, वहाँ पे जो सरकार बना। अब फिर इधर जैसे मुजू बना, ठीक है ना, तो उसका फिर प्रो चाइना हो गया। समझ रहे हो ना, इसलिए इंडिया को बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। बाय पार्टीजन समझ रहे हो ना कि दोनों पार्टी जो है, दोनों पार्टी का सपोर्ट नहीं है। यदि अपोजिशन जीत के आता है तो इंडिया को फिर दिक्कत हो जाता है। यही चीज़ अभी मुजू के साथ भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो, मालदीव कैबिनेट ने बोला कि हम नहीं करेंगे MOU साइन, इंडिया के साथ नहीं करेंगे हाइड्रोग्राफी पे। और देखो ये एक्सपायर होने वाला है तुम्हारा, ये 2019 में साइन हुआ था और 2024 में एक्सपायर है। तो बोला है कि अभी जो मुजू जो बोल रहा है, उसका कैबिनेट बोला है कि हम साइन नहीं करेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो उसके बाद मुजू ने अपना जब प्लेज दिया था, उस समय जब इलेक्शन के लिए लड़ रहा था, कैंपेनिंग कर रहा था, उस समय बोला था कि हम इंडियन ट्रूप्स को घर भेजा देंगे, उसको जितना भी इंडियन ट्रूप्स सब है ना, हमारा इंडियन आर्मी सब है यहाँ पे, उसको घर फेंक देंगे। क्योंकि हम अब अपने कंट्री के साथ वो सॉवरेनिटी में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, और इंडियन सब लोग हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हैं। देखो तो जैसे ही देखो वही कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, जिसपे उसने जो एक्सपायरी हो गया, जिसपे उसने साइन नहीं किया था, हाइड्रोग्राफी है क्या। देखो हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि ये साइंस है जिसमें हम ओशन के बारे में अध्ययन करते हैं, सी के बारे में अध्ययन करते हैं, और भी वाटर बॉडीज के बारे में अध्ययन करते हैं, समझे, एनालाइज करते हैं, डेटा मैप चार्ट के थ्रू उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझे, ओशन बॉडी को, सी बॉडी सबको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि वाटर बॉडीज का स्वरूप क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। देखो कभी भी तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करोगे तो उसका देखोगे ना कि क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है, वाटर बॉडीज सब है, उसी चीज़ के लिए किया आता है, समझे। और देखा जाता है कैसे चेंज हुआ है पहले के कोर्स में और अभी के कोर्स में, क्या अंतर, कोर्स में रास्ते में क्या अंतर, उसके लिए हाइड्रोग्राफी करना पड़ता। और इंडिया इस मामले में बहुत ही तगड़ा है। देखो इसमें देखो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन के लिए तो किया ही जाता है, नेविगेशन समझ रहे हो कि अच्छे से जाए, जहाज अच्छे से चले, उसके लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। एट द सेम टाइम इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी किया जाता है। इसके लिए इसलिए इसका स्कोप बड़ा है। हाइड्रोग्राफी केवल नेविगेशन के लिए नहीं है, इसके साथ और भी चीज अटैच है। ध्यान दो वहां पे, एक शब्द पे ध्यान दो, आ रहा है समझ में। हाँ, हाइड्रोग्राफिक मेजरमेंट देखो टाइडल, करंट, वेव इंफॉर्मेशन भी तुमको देता है कि कब सुनामी आएगा, कब टाइडल वेव्स आएगा, वो भी जानकारी देता है। तो ये जो हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है, और बहुत सारे कंट्री इंडिया से सीखता भी है। इंडिया ये चीज में एक्सपर्ट है इंडिया इस चीज में। आगे देखो इसका इतिहास देखो, इंडिया बोला एक्टिव मेंबर है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का 1955 से, समझ में आ रहा है ना, 55 से। और जहां तक सवाल है, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट जो कि 1874 में ब्रिटिश के टाइम में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था। तो इतना पुराना विरासत है हमारा ये, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो तुम लोग, इतना पहले ऑफिस क्रिएट हुआ था भारत में। और ये नोडल एजेंसी है, जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है ना स्टूडेंट, तो वो इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करता है, इसलिए नोडल एजेंसी है हमारे लिए। अब बहुत जितने भी मॉडर्न सर्वे शिप देखते हो ना, जो भी इंडिया में बना हुआ है, सबका सर्वे करने वाला यही तुम्हारा डिपार्टमेंट है, समझे। और देखो इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ पार्टनर किया, जैसे जानते हो इंडियन ओशन रीजन में अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, मॉरिशियस, सीशेल्स, तांजानिया, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका एवं ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे इंडिया करता है। हाँ देखो अब इसका रोल इतना बड़ा हो गया कि देख रहे हो ना कि इसका हाइड्रोग्राफी एंड ग्रोइंग पोटेंशियल, यानी कि जितना हाइड्रोग्राफी करेगा, जितना एक्सपर्टीज होगा, उसका असर इतना ही ज़्यादा तुम्हारा मैरीटाइम डिप्लोमेसी में भी पड़ता है। तो इसलिए इंडिया के लिए जो एक्सपर्टीज है बहुत फायदा, डिप्लोमेसी में भी फायदा पहुंचाता है भारत को। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। देखो ना तुम लोग यहाँ पे समझ जाओ कि 39 कंट्री से जो पर्सनल सब है, वहाँ के आर्मी लोग भी इंडिया में ट्रेंड हुए हैं इसी इंस्टीट्यूट में जो कलकत्ता में है हमारा। तो और देखो हमने बैक टू बैक क्या किया, हमने बैक टू बैक तुम्हारा ये कॉपरेशन किया है। 3 ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे अभी तक हो चुका है, 21 में, 22 में, 23 में मालदीव्स के साथ।
और अभी मना कर रहा है मालदीव्स कि अभी नहीं करेंगे हम। देख रहे हो ना, इंडिया एक्सपर्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। तो यहाँ पे देखो, और ये जो बात है ये चौंकाने वाला बात नहीं है कि मुजू जो कैबिनेट है उसने बोला कि हम रिन्यू नहीं करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, यही ना बोला है। तो बोला कोई नया चीज नहीं है, जो इनकमिंग अभी जो जीत के आया है वो तो एंटी इंडियन प्लैंक से ही जीता है, वही कार्ड खेला है कि इंडिया बेकार है, इंडिया पूरा, ये प्रेसिडेंट क्या कर लिया, इंडिया को पूरा अंदर ले आया, इंडियन ट्रूप्स भर गया, हमारा सॉवरेनिटी का अगेंस्ट चल रहा है, पक्का हम जीतेंगे तो इंडिया को खदेड़ देंगे, ट्रूप्स को हटा देंगे, यही नारा से जीता है वो। हाँ, मगर एक्सपर्ट कहते हैं कि ठीक है, इलेक्शन के टाइम में नारा दिया जाता है, जैसे हम भी तो पाकिस्तान का उल्टा पुल्टा नारा दे रहे होते हैं, और पाकिस्तानी वाला लोग भी हमारे इंडियंस का नारा देना अलग बात होता है। अब तो बुड़बक है मॉरिशियस, देखो मॉरिशियस 6 से 7 फीट वाटर बढ़ेगा तो बाबू वो उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा मॉरिशियस सबका, बात समझ रहे हो ना, इतना स्थिति है, सॉरी मालदीव सबका। अब ऐसा स्थिति है तो इंडिया से तो मिलकर रहना चाहिए उसको, और कुछ भी नीड होता है सबसे पहले इंडिया ही सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में है, इंडिया सबसे नजदीक है, चाइना तो बहुत दूर का बात है। तो इसका बुद्धि खराब हो गया, वही एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं इसका बुद्धि खराब हो गया। वो एंटी इंडिया प्लानिंग इलेक्शन के लिए ठीक है, मगर रियलिटी में ये फिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वही चीज, सब चीज वही लिखा गया, देखो कि इस तरह जो प्रेसिडेंट का प्लेस शुरू में ही था कि जो भी अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉरेन पार्टी, वही इंडिया के अगेंस्ट, जो इंडिया के साथ जो भी हुआ है आज इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी मालदीव का खतरे में है, तो वो सब चीज़ हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। जो भी अग्रीमेंट हुआ वो सब अग्रीमेंट को हम तोड़ देंगे यदि हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो। अभी बना तो इसलिए उल्टा पुल्टा काम कर रहा है ये, ठीक है। ये बोला कि हम कोई भी बाहर का फॉरेन कंट्री को आने नहीं देंगे, अब बोल तो रहा है बट वो चाइना के साथ जा रहा है वहाँ पे, समझे ना। देखो मुजू का जो ब्रॉड इलेक्शन कैंपेन हुआ उसमें बोला है कि हम इंडियन ट्रूप्स को हटा देंगे, मालदीव सॉवरेनिटी को हम रिस्टोर करेंगे, ये दुनिया भर का चीज़ इसने बोला है, समझे। अब्दुल्ला यमीन भी वही बोला था, अब्दुल्ला यमीन जानते हो ना, पहले ये भी किया था, वो उसने भी एंटी इंडिया का खेल कर जीता था, और अभी ये भी उसी तरह जीता है। तो यहाँ पे देखो, इंडिया हैज़ टू ब्रेस फॉर चैलेंजिंग फेस ऑफ इट्स माले पार्टनरशिप। देखो जो माले पार्टनरशिप उसका जो कैपिटल है, इंडिया को ऐसे दूर नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहा है, नुकसान उसका ही होगा, मालदीव्स का ही नुकसान होगा, समझे। मालदीव्स मेंबर है कोलंबियन सिक्योरिटी कनक्लेव का, समझे ना। उसमें जानते हो कि इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, श्रीलंका है, मॉरिशियस है, और भी बहुत सारा कंट्री है। अब इस मंथ जो हुआ था तो उस समय देखो, अभी जो हुआ है देखो, अभी जो एक कुछ हुआ था, ये कनक्लेव हुआ था, NSA लेवल मीटिंग हुआ था, तो उसमें देखो मालदीव्स नहीं आया मीटिंग अटेंड करने के लिए। और दूसरी बात है कि मालदीवियन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो गया है चाइना में अटेंड करने के लिए, वही चाइना इंडियन ओशन रीजन ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, वहाँ पे गया है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्रो चाइनीज है, समझ में आ रहा है तुमको। तो देखो ये गलत बात है, क्योंकि इंडिया नीड ऑफ द आवर में इंडिया ही हेल्प करता है, मगर जिस हिसाब से ये प्रो चाइनीज हुआ है, कहीं कोलंबो वाला हालत ना हो जाए इसका भी। तो इसलिए इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ मालदीव को चलना चाहिए था, जो कि नहीं चल रहा है। ये हो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। 467 GSP/2 इंटरनेशनल रिलेशन। उससे पहले टॉपिक देखो, USA रिस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। इसका रिटेलिएशन में क्या हुआ, चाइना रिस्ट्रिक्ट्स रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, GSP/2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये हिंदू पेपर में आया था 26 दिसंबर को। तो मैटर देखो क्या है, देखो अभी ये दोनों आया था ना मिलने के लिए, यूएसए और यूएस का जो बाइडेन है और चाइना का जो जी जिनपिंग है, मिला था ना रिसेंट टाइम में, जानते हो। तो देखो यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज काउंटर पार्ट जो मिला है नवंबर में, तो उससे लगा कि कुछ मामला हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ मामला स्टेबलाइज होगा। मगर जानते हो कि अभी ताइवान में इलेक्शन होने वाला है विद्यार्थी, पता चला ना तुम लोग को। इसी मंथ इलेक्शन होगा ताइवान में, और अभी ताइवान में जो सरकार है ना, वो ताइवान को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखता है, यानी कि चाइना के अगेंस्ट वाला सरकार है ताइवान में अभी, यहाँ समझो। और ये इसका मतलब वो प्रो यूएसए है, समझ रहे हो ना। अभी यहाँ पे अब चाहेगा चाइना, कौन चाइना चाहेगा अपोजिशन जीते, जो प्रो चाइनीज है, समझो बाबू। ताइवान दुखता हुआ नब्ज है चाइना का, अब बहुत पॉलिटिक्स होता है। अब ताइवान में जो अभी सरकार है, जो लेडी है, वो लेडी जानते हो बहुत फेमस लेडी है, वो प्रो चाइनीज नहीं है, वो एंटी चाइनीज है। एंटी चाइनीज का मतलब प्रो यूएस है। और अब चाइना का पूरा ध्यान है कैसे अपोजिशन को जिताया जाए, अपोजिशन जीतेगा तुरंत ताइवान को अंदर कर लेगा वो। और यहाँ बीच में जो आएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स चाहेगा कि प्रो चाइनीज वाला नहीं जीते कैंडिडेट,
समझे ना, जो इंडिपेंडेंट रखेगा, जो डेमोक्रेटिक रखेगा ताइवान को, वो वाला कैंडिडेट जीते जो अभी है। और इलेक्शन तुम्हारा ये जनवरी में होने वाला है। और तुम ये भी जानते हो कि इसी साल 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शन होने वाला है। और इस बार लग रहा है कि कहीं बुर्बक ट्रम्प फिर से जीत के ना आ जाए, क्योंकि स्थिति वैसा ही बन रहा है। समझे, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थिति ऐसे, क्योंकि जो बाइडेन का कोई क्रेडिबिलिटी इस बार नहीं हुआ बच्चा लोग। जो बाइडेन से उम्मीद किया जा रहा था, जो बाइडेन ने भी नहीं करके दिखाया वो सब चीज़। कुछ भी हो सकता है, अब इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, मत जो लोग बोल रहे हैं वहाँ के, समझे, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जो बाइडेन फिर से जीत, वो ट्रम्प जीत के आ जाए फिर से। अब वो जानते हो कि रोजी बाबू नया सुर्खी में रहेगा, वो अच्छा आदमी क्या रहेगा वो। देखो तो वही बात है, देखो यहाँ लिखा गया, सेकंड में वही चीज़ लिखा गया है कि इलेक्शन होने वाला है ताइवान में, ठीक है, तो वहाँ से कुछ हलचल होगा ताइवान में, ताइवान में कुछ भी होगा, हलचल होगा पूरा, समझा। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में भी होने वाला इलेक्शन, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ताइवान इलेक्शन देखो जनवरी 13 तारीख को है, देख लो मकर संक्रांति के एक दिन पहले है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो देखो वहाँ पे होगा। जो मैंने बोला है वही चीज़ बोला है कि देखो रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है तुम्हारा पोल में, और चाइना चाहेगा, चाइना पसंद नहीं करता है इसको, चाइना चाहेगा अपोजिशन वाला जीते, जो प्रो चाइनीज़ है वो चाहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स फिर ऐसा नहीं चाहेगा। तो दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पे सटा हुआ है, दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पे ध्यान है कि ताइवान में क्या होगा डेवलपमेंट। आगे देखो, हाँ अब देखो दिसंबर 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसीजन लिया कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वो हम चाइना को नहीं देंगे, ठीक है। अभी ये जानते हो कि बार बार ये नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड बहुत खेलता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो नेशनल सिक्योरिटी का वो कार्ड खेल के इसने बोला कि हम एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी हमारे पास मटेरियल है, टेक्नोलॉजी, वो हम नहीं देंगे चाइना को और बहुत सारा कंट्री को, ठीक है, ताकि वो चैट जीपीटी, ये दुनिया भर का चीज़ वो कर रहा है ना, कटिंग एज, जानते हो, क्योंकि देखो हर समय यूनाइटेड स्टेट्स को डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना आगे निकल जाएगा यूएस से, और जिस हिसाब से चाइना कर रहा है जानते हो निकल भी सकता है वो, तो ये हुआ। तो उसके बाद देखो जब ये करेगा तो उधर से वो भी आएगा, वो क्या कर रहा है देखो आगे देखो, तो रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना, चाइना बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, हमारा जो रियर अर्थ मेटल्स है जिसपे हमारा 70% वर्ल्ड का कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, रियर अर्थ मेटल जानते हो ना स्टूडेंट, वही गैलियम, जर्मेनियम प्रोडक्ट सब, बोला हम भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तुमको नहीं देंगे, जो कि चिप प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर बनता है ना, उसमें सेमीकंडक्टर वही गैलियम, ये जर्मेनियम सब है, बोला हम नहीं करेंगे सप्लाई तुमको, हो गया फिर टिट फॉर टैट। तो चाइना ऑल्सो सेज डैट, चाइना बोला है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ना कुछ भी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और सही बात है कुछ भी करता ही है ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, बोला कि वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, और पोलिटिसाइज कर रहा है बहुत सारा चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। आगे देखो, तो मच ऑफ द टफर मेजर देखो जो चाइना के अगेंस्ट आया था, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टार्ट किया था, पंगा डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिया है, ठीक है, वो जो टैरिफ बैरियर सब था ना, वो टेक वार सब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी हुआ है, मगर जो खतरनाक जो पंगा लिया है वो जो बाइडेन ने लिया है, जो बाइडेन के टाइम में और स्ट्रिक्ट किया है, समझे। जो बाइडेन का जो चाइना पॉलिसी था वो और डेंजर है। और देखो इसने कोशिश किया है कि साउथ कोरिया, जापान को अपने अंदर लेके चले क्वाड में, क्वाड देखो क्वाड वाला बनाया कि नहीं बनाया मजबूत, और साउथ कोरिया बोलता है ना हर समय हम तुमको वहाँ भेजेंगे, डिफेंस भेजेंगे तुमको, मिलिट्री ड्रिल्स करवाता है। ऑकस भी देखो, ऑकस भी क्रिएट किया कि नहीं किया, तो ये इसलिए कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बचा के रखे, समझा। और ये फूटी कौड़ी पसंद नहीं आएगा चाइना को। तो देखो, और दूसरा बात देखो, फिलीपींस में जो स्थिति हुआ था, ये स्क्वायर रिबरा वाला बात था ना, उसमें देखो यूनाइटेड स्टेट बोला कोई बात नहीं, बड़ा भाई पीछे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलीपींस को कैसे रिएक्ट करेगा चाइना, ये भी देखने वाली बात है। रिसेंटली देखो यूएस ने बोला है कि दो कंट्री यूएस और चाइना, ठीक है, अपना डिफरेंसेस कोशिश करें, विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एस्केलेशन ना हो, किसी को हार्म ना हो, और सब शांति बहाल रहे। ये दोनों का मानना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि दोनों कंट्री क्या करना है, शांति बहाल करके रखना है। और चाइना देखो, चाइना हर समय आरोप लगाता है कि ये हमारा यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, क्वाड में आ रहा है ये वो, और चाइना भी तो वही है, साउथ चाइना सी में किस तरह हंगामा कर रहा है वो। अब फिलीपींस का जो रिटेलिएशन है अभी, इसका बड़ा वो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वहाँ पे जो बैरियर लगाया था, इधर फिलीपींस को सपोर्ट मिल गया यूएस का, तो यहाँ पे डेवलपमेंट सब हो रहा है। कंप्लीट, दैट्स इट।